बच्चों, पिछले वीडियोस में अपन ने चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में पढ़ा था। चुनाव की पूरी प्रणाली को अपन ने जाना था, निर्वाचन आयोग के बारे में जाना था। तो अब बारी है इस चैप्टर की प्रश्नावली की, यानी कि प्रश्नोत्तरी की। चलिए देखते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपन ने जाना था, अपन ने समझा था कि वहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से अपनी बात सरकार को कह पाते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा बता पाते हैं, वहाँ कोई प्रतिनिधि नहीं होता। तो इसमें आएगा उत्तर आपका मीडिया द्वारा करवाए गए जनमत संग्रह है। मीडिया जब जनमत संग्रह करवाता है, यानी कि लोगों से उनकी राय पूछता है, तो सीधे तौर पर लोग अपनी राय हैं वो प्रकट कर पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? चुनाव आयोग के बारे में अपन ने पढ़ा था, अपन ने ये भी जाना था कि चुनाव आयोग कितने सारे काम करता है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा काम चुनाव आयोग नहीं करता है। मतदाता सूची तैयार करना, बेशक चुनाव आयोग करता है ये काम। उम्मीदवारों का नामांकन, ये काम भी चुनाव आयोग करता है। मतदान केंद्रों की स्थापना, ये काम भी चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। आचार संहिता लागू करना, ये काम भी चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। तो फिर पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण, ये कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है, ये कार्य राज्य चुनाव आयोग करता है। राज्य चुनाव आयोग क्या होता है, किस तरह काम करता है, ये पढ़ेंगे अपन आगे के चैप्टर्स में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में समान है? 18 वर्ष से ज़्यादा की उम्र का हर नागरिक मतदान करने के योग्य है। क्या ये बात समान है राज्यसभा और लोकसभा में? ये बात समान नहीं है, क्योंकि लोकसभा के मतदाता होते हैं निसंदेह है वो 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक होता है। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में अपन लोग वोट नहीं करते हैं, तो ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए समान नहीं है ये बात। विभिन्न प्रत्याशियों के बारे में मतदाता अपनी पसंद को वरीयता क्रम में रख सकता है। वरीयता क्रम में मतदाता जो रखता है प्रत्याशियों को, वो रखता है राज्यसभा के चुनावों में। लोकसभा के चुनाव में तो हम एक ही व्यक्ति को वोट देते हैं, तो ये वाली बात भी इन दोनों के लिए सही नहीं है। प्रत्येक मत का समान मूल्य होता है, ये वाली बात सही है कि प्रत्येक मत का मूल्य है वो समान होता है, राज्यसभा के चुनाव में भी और लोकसभा के चुनाव में भी। विजयी उम्मीदवार को आधे से अधिक मत प्राप्त होने चाहिए, ये वाली बात लोकसभा के चुनावों में लागू नहीं होती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में कौन सी विधि अपनाई जाती है? जो सबसे आगे वही जीता। जबकि ये वाली बात कहाँ सत्य सिद्ध होती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, जो अपनाई जाती है राज्यसभा के चुनाव में। अगला क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली, यानी कि जो सबसे आगे वही जीता में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो सर्वाधिक संख्या में मत अर्जित करता है, देश में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला दल का सदस्य हो, चुनाव क्षेत्र के अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत हासिल करता है। इसमें ये वाला सही होगा, वो चाहे कितनी भी संख्या में मत हासिल करे, लेकिन आवश्यक ये है कि उस चुनाव क्षेत्र में जितने उम्मीदवार हैं उनमें सबसे ज़्यादा मत उसको मिलने चाहिए। 50% से अधिक मत हासिल करके प्रथम स्थान पर आता है। प्रथम स्थान पर आना आवश्यक है, लेकिन उसको 50% वोट मिलने ही चाहिए, ये आवश्यक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, पृथक निर्वाचन मंडल, जो कि ब्रिटिश सरकार ने स्टार्ट की थी ये वाली पद्धति, और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच क्या अंतर है? संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल क्यों नहीं स्वीकार किया? देखिए, अब अपन देख लेते हैं पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में। अपन ने पढ़ते वक्त भी चैप्टर में भी इस बात को डिस्कस किया था कि पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है कि एक समुदाय विशेष के लिए एक पृथक से निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाता है। वहां खड़े होने वाला उम्मीदवार और वोट देने वाले सारे के सारे मतदाता एक ही समुदाय से होते हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर बनाया हो, जाति के आधार पर बनाया हो, उसी समुदाय के लोग वोट करेंगे और वहां से वो व्यक्ति जीतेगा। ये वाली बात ब्रिटिश सरकार ने शुरू की थी, ये वाली पद्धति। जबकि आरक्षित चुनाव क्षेत्र का क्या होता है
आरक्षित चुनाव क्षेत्र में किसी समुदाय विशेष के लिए वो क्षेत्र आरक्षित कर दिया जाता है, यानी कि उस क्षेत्र से उस समुदाय विशेष का व्यक्ति ही चुनकर आएगा। हालांकि मतदाता होते हैं वो सभी समुदायों के होते हैं, मतदाता सारे के सारे होते हैं। तो ये इन दोनों में विशेष अंतर है। और भारतीय संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचन मंडल को क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि उन्हें इससे एकता पर खतरा नजर आया। भारतीय लोगों की आपसी एकता पर उन्हें ये खतरा नजर आया कि अगर अपन पृथक से निर्वाचक मंडल की स्थापना कर देंगे तो वो समुदाय अपने आप को अलग थलग और विलग महसूस करेगा, और जो दूसरे समुदाय हैं वो भी उनको अलग मानने लग जाएंगे। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर क्या चुना? यहाँ चुना आरक्षित चुनाव क्षेत्र। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इन सभी अपने को कथन दिए हुए हैं, इनमें से अपन को ये ढूंढना है कि कौन सा कथन गलत है, इसकी पहचान करनी है और एक शब्द या पद को बदलकर जोड़कर नए क्रम में सजा कर इसको सही भी करना है। जो कथन गलत है उसको अपन को सही भी करना है। तो सबसे पहले ढूंढते हैं अपन गलत कथन कौन सा है। देखिए, द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का पालन भारत के हर चुनाव में होता है। क्या ये कथन सही है? नहीं, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ हर चुनाव आ गया तो भारत के हर चुनाव में जो जीता वही जो सबसे आगे वही जीता वाली प्रणाली का उपयोग नहीं होता है। ये केवल लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में भी उपयोग की जाती है। तो एक पद को बदलकर अपन इस कथन को सही कर सकते हैं कि द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का पालन भारत के लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में होता है। ऐसा अगर अपन इसको लिख देते हैं तो ये कथन सही हो जाता है। चुनाव आयोग पंचायत और नगर पालिका के चुनावों का पर्यवेक्षण नहीं करता है। ये कथन पूर्णतया सही है। जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग है वो जो अपनी स्थानीय सरकारें हैं, शहरी स्थानीय निकाय, ग्रामीण स्थानीय निकाय, इनके चुनावों का ना पर्यवेक्षण करता है ना इनके चुनावों का आयोजन करता है। भारत का राष्ट्रपति किसी चुनाव आयुक्त को नहीं हटा सकता। ये कथन भी बिल्कुल सही है कि जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन उनको हटा नहीं सकता है। और अपन ने बात भी की थी कि ऐसी पद्धति क्यों अपनाई हमारे संविधान निर्माताओं ने, ताकि हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर कार्य कर सके। चुनाव आयोग में एक से ज़्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनिवार्य है। बिल्कुल ये कथन भी सही है। अब क्योंकि हमारा चुनाव आयोग बहुसदस्यीय है, इसलिए एक से अधिक चुनाव आयुक्त यहाँ पर अनिवार्य हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत की चुनाव प्रणाली का लक्ष्य समाज के कमजोर तबके की नुमाइंदगी को सुनिश्चित करता है। भारत की जो चुनाव प्रणाली है उसमें जो कमजोर तबका है उसका भी ध्यान रखा गया है, लेकिन हमारी विधायिका में महिला सदस्यों की संख्या 12% तक पहुंची है। इस स्थिति में सुधार के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे? सबसे पहले तो समझिए कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये प्रश्न ये कहना चाहता है कि जब हमारे संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उनके दिमाग में ये बात आई थी कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो लोग संख्या में कम हैं, जो दलित समुदाय के बोल सकते हैं अपन, या फिर जो कहें कि उपेक्षित वर्ग है, अगर उनको आरक्षण नहीं दिया गया तो जो दबंग समुदाय है, जो बहुसंख्यक समुदाय है, वो उनको और उपेक्षित करेंगे और उत्पीड़ित करेंगे। तो इसलिए उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। यानी कि हमारे संविधान की चुनाव प्रणाली का लक्ष्य क्या था कि जो उपेक्षित वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग है, उसको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उसके अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। तो फिर एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि लिंग के आधार पर है भारतीय समाज में, महिला समूह है।
महिलाओं की आबादी लगभग 50% है हिंदुस्तान में, लेकिन विधायिका में क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12% तक पहुंच पाई हैं महिलाएं। तो इसको कैसे महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाया जाए, कैसे महिलाएं विधायिका में आएँ, उसके लिए क्या क्या सुझाव होने चाहिए, क्या क्या प्रयास होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला प्रयास तो आरक्षण वाला ही अपन कह सकते हैं कि जिस तरह से स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, उसी तरह विधानसभा लोकसभाओं में भी आरक्षण दे दिया जाना चाहिए, जिसकी मांग लगातार उठ रही है। लेकिन जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी, केवल आरक्षण से काम नहीं चलने वाला। आज भी महिलाएं हैं वो पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हैं। आज भी वो समाज में एक दोयम दर्जे का वर्ग है। निसंदेह महिलाओं का कुछ प्रतिशत आज बाहर निकल रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, नौकरी कर रही हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से महिलाओं के खिलाफ अपराध भी इस समाज में बढ़े हैं। हर रोज़ की अखबारों की खबरें, हर रोज़ की टीवी की खबरें महिलाओं के साथ अत्याचार, उत्पीड़न, बलात्कार, यौन शोषण जैसी न्यूज़ हमें दिखाते हैं। तो इनके खिलाफ अत्याचार भी बढ़े हैं। एक तरफ ये उपेक्षित वर्ग है जहां महिलाएं अपने घर से बाहर निकलने को संघर्षरत हैं, और वहीं जो महिलाएं घर से बाहर निकल गई वो अपनी सुरक्षा को लेकर संघर्षरत हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ आरक्षण से काम नहीं चलेगा, एक बदलाव की ज़रूरत है, और वो बदलाव होना चाहिए जड़ों से, नीचे से, शुरू से, हमारे समाज में, हम लोगों से। तो क्या हो सकता है बदलाव? देखिए, सबसे पहले तो महिला शिक्षा को बढ़ावा देना होगा हमें। महिला शिक्षा, जब महिलाएं शिक्षित होंगी, निसंदेह आत्मविश्वासी बनेंगी, स्वाभिमानी बनेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी। तो शिक्षित महिला होगी, आप चाहे गांव के अपने सरपंच की बात कर लीजिए, महिला है, अनपढ़ है, सरपंच के चुनाव में क्योंकि आरक्षित हैं सीटें, महिला की सीट आई थी, तो किसी व्यक्ति ने अपनी वाइफ को या फिर किसी व्यक्ति ने अपनी बेटी को, बहू को चुनाव में खड़ा कर दिया, वो जीत गई, लेकिन सिर्फ उसका नाम सरपंच का है, कार्य तो सारा का सारा उनके पति हैं, ससुर जी हैं, वही करते हैं। तो मतलब फिर क्या मतलब हुआ ऐसे सरपंच का जहाँ सिर्फ उसका नाम चल रहा है? तो अगर वो शिक्षित होती तो अपना कार्य खुद करती, वो अपनी जो अपने अधिकार हैं उनको जानती, उनको समझती। तो शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। तो महिला शिक्षा को हमें बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, महिलाओं को जागरूक भी होना आवश्यक है। महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है। ये बात अपन जाने कि क्यों आसानी से महिलाएं अधीनता स्वीकार कर लेती हैं। आखिर क्या है हमारी जड़ों में ऐसा, आखिर क्या है हमारे समाज के वातावरण में ऐसा कि महिलाएं अपने आप ही सहज ही अपने आप को अधीनता स्वीकार कर लेती हैं। वो सहज ही इस बात को स्वीकार कर लेती हैं कि हाँ, मुझे घर से बाहर जाना है तो पूछ के ही जाना है। हाँ, मुझे अगर किसी तरह का परिधान पहनना है, कपड़े पहनने तो घर वालों की मर्जी के मुताबिक ही पहनने हैं। महिला के पहनने तक पर मतलब कपड़े पहनने तक पर भी एक तरह की नियम कानून है कि तुम इसी तरह की ड्रेस यहाँ पहनोगी, तुम यहाँ घूंघट रखोगी, तुम उसके घर नहीं जाओगी, तुम इसके घर नहीं जाओगी। और वो सहजता से इस बात को स्वीकार भी कर लेती है। क्यों स्वीकार करती है? कहाँ ऐसी कमी है, कहाँ हमारी सोसाइटी की जड़ों में ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से सहज ही हम एक वर्ग को शुरुआत से लेकर अधीनता की श्रेणी में डाल देते हैं। तो इसके प्रति महिलाओं को जागरूक होने की आवश्यकता है। इस पर आप लोगों की एक टिप्पणी आ सकती है कि जो इस तरह के अभी जो मैंने विचार व्यक्त किए कि क्यों कोई दूसरा इस बात का निर्धारण करे कि उसको क्या पहनना है, क्यों कोई इस बात का निर्धारण करे कि उसको नौकरी करनी है या नहीं करनी है, क्यों कोई इस बात का निर्धारण करे कि उसको घर से बाहर निकलना है या नहीं निकलना है, कोई दूसरा क्यों, वो स्वयं निर्धारण क्यों ना करे। तो जब भी मैं ऐसी बात बोलती हूँ या कोई भी व्यक्ति जो कि अभी जो मैंने बोला इस तरह की बात बोलता है, तो क्या कहा जाता है कि घर तुड़वाओगे, आप तो इस तरह की बातें कर रहे हो कि हमारा घर तुड़वा दोगे, घर में लड़ाई करवाओगे। क्यों हो रही हैं लड़ाइयाँ? क्योंकि आजकल बहुत सारी महिलाओं ने सहना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अधीन रखना बंद कर दिया है। तो आप बताइए कि क्या ज़्यादा उपयुक्त है, सहना या फिर अत्याचारों का विरोध करना? जब वो अत्याचारों का विरोध कर रही है, क्यों ना हम इस समाज में सुधार करें, क्यों ना हम इस समाज की संरचना में सुधार करें, क्यों ना हम इसको बराबर का दर्जा दें, उसको भी अधिकार हो अपने पहनावे को अपने आप चुनने का,
उसको भी अधिकार हो अपना व्यवसाय, अपना नौकरी वो अपने आप चुनने का, उसको भी अधिकार हो अपनी पढ़ाई के लिए वो करे या ना करे, कोई भी और दूसरा वो प्रोफेशन अपनाए, उसको भी अधिकार हो। जब वो इन अधिकारों की मांग करेगी, और कब करेगी मांग, जब वो जागरूक होगी। तो महिलाओं को जागरूक होना आवश्यक है। जब वो जागरूक होंगी, आगे बढ़ेंगी, बाहर निकलेंगी, निसंदेह है वो चुनाव लड़ेंगी भी, वो चुनाव जीतेंगी भी, वो विधायिका में जाएंगी भी, और एक शानदार नेतृत्वकर्ता बनकर उभरेंगी भी। अगला ले लेते हैं, राजनीति में सक्रिय भागीदार बने महिलाएं। सरपंच पति आज एक नया ही पद जो क्रिएट हो गया, किस वजह से हो गया, क्योंकि महिलाएं खुद सक्रिय भागीदार नहीं बन रही हैं। उनको पद मिल गया लेकिन फिर खुद वो उस पद की गरिमा को, उस महत्व को नहीं समझ पा रही हैं और वो कार्य नहीं कर रही हैं। तो वो स्वयं खुद सक्रिय भागीदार बने। महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार के प्रयास करने की आवश्यकता है। बेशक बहुत ज़्यादा आवश्यकता है महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार के प्रयास करने की। आप तुलना कर लीजिए किसी भी विकसित देश के महिलाओं की स्थिति और हमारे देश की महिलाओं की स्थिति। हमारे देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कहीं की संपन्न समृद्धिशाली, गाँव की तो बात ही अपन छोड़ दें, पढ़े लिखे लोगों वाले घरों में भी महिलाओं की स्थिति बराबर के दर्जे की नहीं है। सबकी बात नहीं कर रही, बहुत सारे स्थानों पर नहीं है, महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं है। वहाँ भी ये पुरुष प्रधान वाली मानसिकता दिमाग से निकल नहीं पाई है। तो एक संरचनागत बदलाव होना आवश्यक है। जब ये बदलाव होगा, जब वो अपने आप को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में उभारेंगी और उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व को स्वीकार किया जाएगा, तब निसंदेह ये प्रतिशत 12 से बढ़कर बहुत आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक नए देश के संविधान के बारे में आयोजित किसी संगोष्ठी में वक्ताओं ने निम्नलिखित आशाएं जताई। ये वाली आशाएं वक्ता जता रहे हैं जो नीचे लिखी हैं। प्रत्येक कथन के बारे में हमें बताना है कि उनके लिए फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली उचित होगी या फिर उनके लिए समानुपातिक प्रणाली उचित होगी। अपन को कथन को पढ़ना है और कथन को पढ़ के अपन को ये निर्धारण करना है कि उनके लिए कौन सी प्रणाली अच्छी है। चलिए पढ़ते हैं कथन को। पहला कथन है कि लोगों को इस बात की साफ साफ जानकारी होनी चाहिए कि उनका प्रतिनिधि कौन है, ताकि वे उसे निजी तौर पर जिम्मेदार ठहरा सकें। कथन पढ़ के आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ लोग किसको मतदान करना चाहते हैं, व्यक्ति को मतदान करना चाहते हैं। साफ तौर पर वो ये चाहते हैं कि हमें पता हो कि भाई ये घनश्याम है, ये हमारा प्रत्याशी है, अगर ये जीतता है तो कल को हमारे क्षेत्र में विकास नहीं होता है तो हम जाके इसको पकड़ लेंगे। तो इसके लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त होगी, जो हमारे देश में अपनाई जाती है। लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जो सबसे आगे वही जीता, दी फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली। अगला कथन देखते हैं, हमारे देश में भाषाई रूप से अल्पसंख्यक छोटे छोटे समुदाय हैं और देश भर में फैले हैं। हमें इसकी ठीक ठाक नुमाइंदगी को सुनिश्चित करना चाहिए। तो ठीक ठाक नुमाइंदगी यानी कि उनका ठीक ठाक प्रतिशत, यानी कि वोटों के अनुपात में जो वोटों का प्रतिशत है उस अनुपात में सीटों का प्रतिशत। तो कौन सी प्रणाली उपयुक्त है इनके लिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अगला कथन देखते हैं, लोग किसी अच्छे प्रत्याशी को चुनने में समर्थ होने चाहिए, भले ही वे उसके राजनीतिक दल को पसंद ना करते हो। तो इसके लिए भी कौन सी प्रणाली उचित रहेगी। हम सभी जानते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में प्रत्याशी चुनने का अधिकार मतदाताओं को नहीं होता है, वो केवल पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पार्टी को चाहे हम ना पसंद करते हो, लेकिन हम एक अच्छा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं। तो इसके लिए कौन सी प्रणाली होगी, वही जो सबसे आगे वही जीता वाली प्रणाली। विभिन्न दलों के बीच सीट और वोट को लेकर कोई विसंगति नहीं रहनी चाहिए। मतलब जो वोटों का प्रतिशत है वही सीटों का प्रतिशत होना चाहिए। तो इसके लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। आगे अपन चलते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। एक भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक राजनीतिक दल का सदस्य बनकर चुनाव लड़ा। मतलब कि मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो, बाद में वो सेवानिवृत्त हो गए थे और उन्होंने बाद में एक राजनीतिक दल ज्वाइन कर लिया और वहां से वो चुनाव लड़े।
इस मसले पर कई विचार सामने आए। एक विचार ये था कि भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र नागरिक हैं, उसे किसी राजनीतिक दल में होने और चुनाव लड़ने का अधिकार है। एक मत ने तो ये कहा कि भाई वो भी भारत देश के नागरिक हैं, तो उनको भी वो अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो कि एक भारत देश के नागरिक को प्राप्त होते हैं। जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि हमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार है, हमें चुनाव में खड़े होने का भी अधिकार है। तो एक मत तो ये आया कि कोई बात नहीं, वो चुनाव आयुक्त थे तो उनको चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि बाद में तो वो पद पर नहीं रहे ना। दूसरा विचार ये था कि ऐसे विकल्प की संभावना कायम रखने से चुनाव आयोग की निष्पक्षता प्रभावित होगी। इस कारण भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आप इसमें से किस पक्ष से सहमत हैं और क्यों? आप इन दोनों में से किस पक्ष से सहमत हैं, ये तो आपको भी सोचना है कि आपकी नज़र में कौन सा पक्ष इसमें ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है। क्योंकि आपने चैप्टर का बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, तो निसंदेह है आप जिस भी पक्ष से सहमत होंगे उसके आपके पास कारण होंगे और तथ्य होंगे। लेकिन फिर भी अपन एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कि ऐसा था ये शोषण नहीं है, सेशन है, सॉरी यहाँ ये गलत लिखा गया, सेशन। TN सेशन मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने ऐसा किया, मतलब उन्होंने रिटायर होने के बाद में, सेवानिवृत्त होने के बाद में किसी राजनीतिक दल से चुनाव लड़ा। तो किसी राजनीतिक दल के सदस्य को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करना अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने पहले से किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर रखा है, वो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, तो उस व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त करना ठीक नहीं है। क्योंकि निसंदेह है वो पहले से अगर किसी दल का सदस्य है और फिर वो चुनाव आयुक्त बनकर आता है, तो वो उस दल के प्रति एक कहें कि अपन सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा, एक तरह से उसके प्रति उसकी सहानुभूति रहेगी, वो उसका पक्ष लेगा कहीं ना कहीं। तो किसी राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त करना ठीक नहीं है। तो फिर क्या ठीक है कि मुख्य चुनाव आयुक्त अगर सेवानिवृत्ति ले लेते हैं, उसके बाद उन्हें अपने विचार प्रकट करने, किसी राजनीतिक दल से जुड़ने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है। इससे चुनावों की निष्पक्षता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये वाला कथन भी मतलब ठीक है, हम इसे सहमति रख सकते हैं कि भाई जब उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया, चुनाव आयोग के पद पर रहते हुए वो सेवानिवृत्त हो गए, उन्होंने 6 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया या फिर 65 वर्ष उनकी उम्र हो गई, तो अब वो भी एक स्वतंत्र नागरिक हैं। तो एक भारत के नागरिक होने के नाते उनका अधिकार है कि वो चुनाव लड़ना चाहें तो चुनाव लड़ें, किसी दल के प्रति अपनी अगर कहें कि अपन अपनी जो बात है, अच्छी बात है, सहमति है, वो प्रकट करना चाहें तो वो प्रकट करें। तो उनको एक नागरिक होने के नाते अधिकार है। लेकिन मेरी नज़रिए से इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आज मैं चुनाव आयुक्त के पद पर हूं और अगर मुझे पहले से ये लगे कि भाई मुझे अधिकार है चुनाव लड़ने का और मैं चुनाव लड़ूंगी, तो सीधी सी बात है किसी ना किसी दल के प्रति एक झुकाव आएगा कि मुझे उस दल में शामिल होना है, उस दल से चुनाव लड़ना है। और सीधी सी बात है कि उस दल में मैं शामिल हूँ, इसके लिए कहीं ना कहीं उस दल के जो बड़े नेता हैं उनके साथ भी मुझे अपने अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे, कहीं ना कहीं उनके नज़रिए से भी मुझे सकारात्मक होना पड़ेगा। तो क्या मेरे व्यवहार में कहीं उनके लिए पक्षपात नहीं आ जाएगा कि जहाँ मुझे निष्पक्ष होना चाहिए चुनाव करवाते हुए, चुनाव प्रणाली के दौरान, लेकिन मेरे दिमाग में यह है कि मैं 1 साल बाद में, 2 साल बाद में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लूंगी और मैं उस दल को ज्वाइन करूंगी। और उस दल को ज्वाइन करने के लिए मुझे अच्छे संबंध बना के रखने हैं उस दल के बड़े नेताओं के साथ, ताकि वो मुझे अपने दल में शामिल करें, ताकि वो मुझे चुनाव लड़ने के लिए टिकट प्रदान करें। तो क्या मैं उसके लिए एक झुकाव मेरे नहीं आएगा व्यवहार में? क्योंकि हम सभी मानव हैं, हम मनुष्यों का सामान्य व्यवहार है। तो मेरी ये एक अपने विचार हैं कि मेरी इस बात से असहमति भी है कि निसंदेह है वो स्वतंत्र नागरिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के लिए प्री प्लान हो सकता है कि मुझे चुनाव लड़ना है रिटायर होने के बाद में। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि वो अपने सहमति और विचार भी प्रकट कर सकें, और कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जा सकता है कि जिसमें उनको ये भी ना लगे कि वो स्वतंत्र नागरिक होने के नाते अपने अधिकारों का भी उपयोग करें, लेकिन वो पूरी तरह निष्पक्ष रह पाएं। लेकिन पहले से उनके दिमाग में ये नहीं आए और इस वजह से किसी दल के प्रति उनके मन में झुकाव ना हो।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का लोकतंत्र अब अनगढ़ फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली को छोड़कर समानुपातिक प्रतिनिध्यात्मक प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हो चुका है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस कथन के पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क देने हैं। जब अपन ने इस प्रणाली के बारे में पढ़ा था तब अपन ने ये भी जाना था कि ये वाली प्रणाली हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों अपनाई। तो उसमें अपन ने जाना कि उस वक्त हम नए नए आज़ाद हुए थे, हमारी बहुत सारी जनसंख्या अशिक्षित थी, मतदान की प्रणाली भारतीय मतदाता जानता नहीं था, तो एक सीधी सी सरल सी पद्धति हमारे लिए अपनाना आवश्यक था। और दूसरा ये भी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली है वो जटिल है, इतनी जटिल प्रणाली को हमारे मतदाता समझ नहीं पाते, उसका पालन नहीं कर पाते, उसकी मतगणना में भी बहुत समय लगता है, इसलिए हमने इस प्रणाली को अपनाया। लेकिन अब कई जो संगठन हैं, समुदाय हैं, कई व्यक्ति हैं, कई विचारक हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब तो हम लोग शिक्षित हो चुके हैं, अब तो पढ़ लिख चुके हैं, तो फिर क्यों ना अब इस प्रणाली को हटाकर हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपना लें, जिससे जिस व्यक्ति को बहुमत प्राप्त हो, यानी कि जिसको ज़्यादा लोग पसंद करते हों, वही व्यक्ति जीतकर और सत्ता में जाए। उत्तर देख लेते हैं इसका कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो बहुत जटिल है। ठीक है, भारत का नागरिक शिक्षित हो रहा है, लेकिन फिर भी ये प्रणाली जटिल ही है। इस अभी भी ऐसे मतदाता हैं वो इस सारी प्रणाली को नहीं समझ पाएंगे। अभी भी हमारा बहुत बड़ा तबका है जो कि पिछड़ी हुई अपन कह सकते हैं, और अभी भी वो इस प्रणाली को नहीं समझ पाएंगे। इसमें मतगणना में भी काफ़ी समय लगता है, क्योंकि हमारे मतदाता भी करोड़ों में हैं और कई करोड़ हैं, तो इसके मतगणना में बहुत वक्त लगता है। मतदाता सीधे तौर पर जान ही नहीं पाता कि उसका प्रतिनिधि कौन है। ये बात सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है कि आपके क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं तो बातें होती रहती ना कि इस बार ये व्यक्ति खड़ा हुआ, अपन तो इसको वोट देंगे, ये सही आदमी है, इस बार ये खड़ा हुआ है, इसको वोट देंगे, ये सही आदमी है। अब तो कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, अब तो बस पार्टियाँ अपनी लिस्ट जारी करेंगी, उन्हीं को आपको वोट देना है। तो इससे निसंदेह है कि एक चुनाव के प्रति झुकाव भी कम हो जाएगा लोगों का, कि उनको लगेगा कि कोई आदमी जिसको वो सीधे तौर पर जानते ही नहीं है, जो उनके आसपास का ही नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्र में लोकसभा चुनाव है तो पार्टी टिकट किसको देती है? उस व्यक्ति को देती है जो उस क्षेत्र से संबंधित है, या फिर वहाँ जाता रहता है, या फिर वहाँ उसने विकास कार्य करवाए हैं, या फिर वो वहाँ के लोगों में लोकप्रिय है, ताकि वो वहाँ जीत सके। अब तो पार्टी को जीतना है तो वो किसी भी व्यक्ति को आपके निर्वाचन क्षेत्र से बाद में नियुक्त कर सकती है, तो आप सीधे तौर पर जानते ही नहीं कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ, और मेरे वोट देने से कौन जीतेगा, मेरे वोट देने से कौन हारेगा। तो एक तरह से लोगों का जो उत्साह है चुनावों के प्रति वो भी कम हो जाएगा। और दूसरा, प्रतिनिधि अपने आप को चुनाव क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं समझेंगे। अब वो प्रतिनिधि, क्योंकि किसी प्रतिनिधि को आपके क्षेत्र से जीतना है, इसलिए वो आपके काम करता है, इसलिए वो आपके क्षेत्र के अंदर काम करता है, क्योंकि वो अपनी लोकप्रियता बनाए रखना चाहता है अपने क्षेत्र में। लेकिन अब तो उसको पार्टी नियुक्त करेगी, तो अब वो उत्तरदायी किसके प्रति होगा? पार्टी के प्रति, दल के प्रति। अब वो ज़्यादा वफादारी दल के प्रति निभाएगा, अब वो ज़्यादा अपन कहें कि जवाबदेह दल के प्रति होगा, ना कि लोगों के प्रति होगा। तो इसलिए अभी भी भारतीय चुनावों में जो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली है ये उपयुक्त है, बजाय समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस प्रणाली में अपन और सुधार कर सकते हैं, सुधार के कोई नए आयाम ला सकते हैं, इसको और निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और स्वतंत्र बना सकते हैं। इसी के साथ समाप्त होता है अपना ये अध्याय, चुनाव और प्रतिनिधित्व। धन्यवाद।